हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजी से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है जानदारों के अंदर, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, और इसके अलावा एंड पे हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी ने आज तक ह्यूमैनिटी की क्या खिदमत की है, इसको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ह्यूमैनिटी को, और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं बायोलॉजी ने ह्यूमैनिटी की लाइफ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है। इससे पहले कि हम पढ़ें कि ये बायोलॉजी क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, क्योंकि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस क्या है, इस यूनिवर्स के मुताल्लिक जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको हम साइंस कहते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज से मुराद ये है कि साइंस का जो नॉलेज होता है इसको गेन करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो अगर इस यूनिवर्स के मुताल्लिक, किसी नेचर के मुताल्लिक अगर इंफॉर्मेशन उस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके हासिल की गई हैं तो उन इंफॉर्मेशन को हम साइंस कहेंगे। तो ये जो नेचर है इसके दो पार्ट्स हैं, एक लिविंग पार्ट और दूसरा नॉन लिविंग पार्ट। तो ये जो नेचर का लिविंग पार्ट है इसकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। जो नेचर का लिविंग पार्ट है इसको स्टडी करना, इसके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करना, इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में, और इसके अलावा उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी किया जाता है जो लिविंग थिंग्स को किसी न किसी अंदाज से अफेक्ट कर रही होती हैं, उनके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि फ़िश जो कि एक लिविंग थिंग है, तो हम ना सिर्फ बायोलॉजी में उस फ़िश के मतलब पढ़ेंगे बल्कि उस वाटर बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि नॉन लिविंग है, जिस वाटर बॉडी के अंदर वो फ़िश रहती है। सो बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को पढ़ा जाता है और उसके साथ साथ उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ा जाता है जो उस लिविंग थिंग को अफेक्ट कर रही है। लिटरली बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है, वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड्स बायोस और लोगोस या लोजिया से मिलकर बना है। बायोस का मतलब है लाइफ और लोजिया या लोगोस का मतलब है स्टडी। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब अगर बायोलॉजी लाइफ की स्टडी का नाम है तो क्या बायोलॉजी हमें ये बताएगी कि लाइफ क्या है, डेफिनेशन क्या है लाइफ की? क्या बायोलॉजी हमें ये भी बताएगी कि इस यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट ही क्यों करती है, इस लाइफ को क्रिएट क्यों किया गया है? तो सरप्राइजिंगली बायोलॉजी इन दोनों सवालों के जवाब नहीं दे सकती। अगर बायोलॉजी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती तो फिर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं लाइफ के बारे में? बायोलॉजी असल में जिस सवाल का जवाब हमें देती है, लाइफ के जिस एस्पेक्ट को स्टडी करती है, वो ये है कि लाइफ काम कैसे करती है। जानदार के पैदा होने से लेके उसके मरने तक वो जानदार कैसे सरवाइव करता है, वो जानदार अपने हालात का मुकाबला कैसे करता है, उसकी लाइफ का मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती, जी नहीं बता सकती कि लाइफ एक्चुअली है क्या, लेकिन बायोलॉजी हमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करती है, जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे एक थिंग लिविंग होती है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जानदार हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कम्प्लेक्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक जानदार के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होता है, यानी एक मखसूस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके जितने भी पार्ट्स हैं उस लिविंग थिंग के, उनका आपस में बाहमी रब्त होगा और इस तरीके से वो एक
फंक्शन को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके बाद एक कैरेक्टर ये भी है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। जो जानदार हैं ये दो किस्म के हैं, यूनिसेलुलर जानदार और मल्टी सेलुलर जानदार। चाहे यूनिसेलुलर जानदार हों या मल्टी सेलुलर जानदार हों, ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक और कैरेक्टर ये है कि एक जानदार की जितनी भी खसूसियात होती हैं, इन तमाम खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए एक मखसूस कोड होता है हर जानदार के अंदर, जो तमाम खसूसियात को कंट्रोल करता है। उस कोड को हम जीन कहते हैं। जितने भी जानदार हैं, चाहे यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर हों, उनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन्स कंट्रोल करती हैं। एक जानदार का वेट कितना होगा उसको एक जीन कंट्रोल करेगी। एक जानदार की शक्ल सूरत कैसी होगी इसको जीन कंट्रोल करेगी। एक जानदार का स्किन कलर क्या होगा इसको एक जीन कंट्रोल करेगी। एक जानदार की हाइट कितनी होगी इसको भी एक जीन कंट्रोल करेगी। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जानदार में पाई जाती हैं उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन्स कंट्रोल करती हैं, जबकि ऐसा जेनेटिक प्रोग्राम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। एक और कैरेक्टर जो लिविंग थिंग्स में होता है वो ये है कि जितने भी जानदार हैं सब जानदार किसी न किसी तरीके से एनर्जी हासिल भी करते हैं और फिर उस हासिल शुदा एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। जैसा कि इंसानों के मुतल्लिक है कि इंसान खुराक खाता है, मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाता है जिससे वो एनर्जी एक्वायर करता है, हासिल करता है, और फिर उस हासिल शुदा एनर्जी से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एक खासियत ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं इनके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें लिविंग थिंग्स की तरह केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को वो लिविंग थिंग कंट्रोल नहीं कर रही होती। कुछ इन्वायरमेंट होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो भी रहे होते हैं और वो खुद लिविंग थिंग उसको कंट्रोल भी कर रही होती है। एक और ख़ासियत ये है जानदारों की, लिविंग थिंग्स की, कि ये साइज़ में ग्रो करते हैं, इनका साइज़ बढ़ता है। आप देखते हैं कि एनिमल्स जब पैदा होते हैं तो इनका साइज़ बहुत कम होता है, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका साइज़ बढ़ता जाता है। इसी तरह पौधे, जब एक प्लांट बीज से फूटता है तो उस वक्त उसका साइज़ इंतहाई छोटा होता है, वो टाइनी प्लांट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका साइज़ इतना बढ़ता है कि एक दिन वो टाइनी प्लांट एक बहुत बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक और अहम कैरेक्टर जो जानदारों में पाया जाता है वो ये है कि जानदार अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। यानी एक जानदार के अंदर को जो माहौल है उसकी जो कंडीशंस होती हैं, अंदर की कंडीशंस, उन कंडीशंस को अपनी जगह पर मेंटेन किया जाता है। उन कंडीशंस को एक हद से ज़्यादा चेंज नहीं होने दिया जाता। मिसाल के तौर पे इंसानों के जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बावजूद कि इंसान के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। कभी ये टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि 0 से भी कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, और कभी ये टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन इस टेम्परेचर चेंज के बावजूद, इस एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजेस के बावजूद, जो इंसान का अंदर का टेम्परेचर है वो वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जानदारों की एक और ख़ासियत ये है कि जितने भी जानदार हैं वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपनी जैसे औलाद पैदा करते हैं। प्लांट्स हैं तो वो अपने जैसे प्लांट्स पैदा करते हैं, एनिमल्स हैं तो वो अपने जैसे एनिमल्स पैदा करते हैं, और ह्यूमन है तो वो अपने जैसे ह्यूमन पैदा करते हैं। तो जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करती। आखिरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, जितने भी जानदार हैं वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, जितने भी जानदार हैं उनके इन्वायरमेंट में हर वक्त कोई ना कोई चेंज आती रहती है। इस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। तो जानदार उस आने वाली चेंज को, उस होने वाली स्टिमुलस को जवाब देते हैं। जवाब देने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, साए पे बैठे हैं, और कुछ देर बाद वहाँ पे धूप आ जाती है जो कि एक स्टिमुलस है, जो कि एक चेंज है, तो आप उस जगह से उठ के वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे साया मौजूद है।
तो ये जो आप वहाँ से उठ के साए पे आए हैं, ये उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंज को रिस्पॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टाइम हम बायोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।